अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में औरत के खुला के हक़ को मजबूत किया है और नफ्सियाती अजियत को तलाक़ की जायज़ बुनियाद तस्लीम किया है। अदालत ने वाज़े किया है कि जज्बाती और जहनी जुल्म इज़्दवाजी ज़िंदगी में जिस्मानी तशद्दुद जितना ही संगीन होता है। यह फ़ैसला जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के साथ एक बेंच की सरबराही करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया है और इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि ये दरख्वास्त 27 मई 2024 के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार खातून की रिट मुस्तरद कर दी गई। खातून के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मौकला ने निकाह के खात्मे की इस्तदा की थी, जिसकी वजूहात में शौहर का जुल्म, खर्च ना देना और दूसरा निकाह शामिल था। जज फैमिली कोर्ट पेशावर और एडिशनल जज ने दरख्वास्त गुजार खातून की बातों और दलाइल को नज़रअंदाज कर दिया और उस खातून की रजामंदी के बगैर खुला का हुक्म दे दिया। यूं उसे हक के महर से महरूम कर दिया गया, जिसमें इस्लामाबाद में 200 गज का प्लॉट, 30 तोले सोना और 5 लाख रुपए शामिल थे। इन सब को मजमूई तौर पर महर कहा गया। वकील ने कहा कि अदालतों का फैसला रिकॉर्ड के खिलाफ है, जो किसी कानूनी जवाज़ के बगैर बदनामी का बाइस बना और इससे दरख्वास्त गुजार खातून की इज्जत मुतासिर हुई। मुखालिफ फरीक यानी शौहर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार खातून ने जुल्म या खर्च या दूसरी शादी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ खुला के लिए मुकदमा दायर किया था। लिहाजा फैमिली कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर खुला दी, क्योंकि खातून बार बार कहती रही कि शौहर के साथ उसे नहीं रहना। वकील ने कहा कि अदालत में जुल्म का कोई सबूत नहीं दिया गया और खातून खुद अपने करियर के लिए घर छोड़ गई थी, जिससे यह साबित होता है कि वो नाफरमान थी और घर में रहने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। मुखालिफ वकील ने कहा कि शौहर ने बहुत दरगुजर किया और उसने निकाह को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर बीवी अपने करियर में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी और उसने इस दवाजी रिश्ते की पासदारी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले में लिखा है कि वकला के दलाइल के तनाजुर में हमारे सामने 2 बुनियादी मसाइल गौर के लिए मौजूद हैं। पहला ये कि क्या फैमिली कोर्ट खुद बीवी की वाज़ेह रजामंदी के बगैर खुला उस औरत को दे सकती है जो निकाह ख़त्म करने की दरख्वास्त करती है। दूसरा मसला ये है कि कानून के तहत निकाह ख़त्म करने के लिए सबूत का क्या मयार दरकार होता है, ख़ास तौर पर जुल्म, दूसरी शादी और ख़र्च ना देने जैसे इल्ज़ामात के मामले में। एक अहम पहलू ये भी है कि फैमिली कोर्ट ने केस को किस अंदाज में निपटाया और शवाहिद का जायज़ा कैसे लिया, क्योंकि फ़ैसले में इस्तेमाल होने वाली ज़बान के बारे में दरख्वास्त गुजार खातून का मौक़िफ़ है कि इससे उसकी शोहरत और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा और दाग लगा। इस मुकदमे के हक़ाइक़ ये हैं कि खातून और मर्द के दरमियान निकाह 31 मई 2015 को हुआ था। निकाहनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार खातून को प्लॉट, सोना और रकम मेहर के तौर पर मिली और 10,000 रुपये माहाना खर्च मुकर्रर किया गया। रुखसती 9 अप्रैल 2016 को हुई और 4 जुलाई 2017 को बीवी ने निकाह ख़त्म करने का मुकदमा दायर कर दिया। फैमिली कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को खुला दे दी और इद्दत के अरसे का खर्च 30,000 रुपये मुकर्रर किया और खुला के बदले सोना और प्लॉट वापस करने की हिदायत दे दी। ताहम फैमिली कोर्ट ने करार दिया कि रकम शौहर ने कभी अदाई नहीं की थी, इसलिए उसे खुला के बदले मुआफ़शुदा महर तस्वुर किया गया और वापसी की ज़रूरत नहीं समझी गई, यानी शौहर को कोई अदायगी नहीं करनी थी। बीवी की अपील 12 अक्टूबर 2020 को मुस्तरद हुई और हाई कोर्ट में दरख्वास्त 27 मई 2024 को खारिज कर दी गई और फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मज़ीद लिखा है कि हम सबसे पहले जुल्म की बुनियाद पर गौर करते हैं, जो निकाह ख़त्म करने की एक कानूनी वजह के तौर पर पेश की गई है, ताकि मामला वाज़ेह हो। पार्लियामेंट ने जुल्म की तारीफ़ कानून में बयान करने की कोशिश नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मिसालें देकर उसकी नौइयत और दायरा कार को वाज़ेह किया है। ये मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि जुल्म जिस्मानी तशद्दुद से लेकर जहनी या जज्बाती अजियत तक मुख्तलिफ सूरतें रखता है, जैसे जायदाद या मजहब में मुदाखलत या दूसरी शादी में नाइंसाफ़ी बरतना वगैरह। कानून में दी गई मिसालें हतमी नहीं हैं, बल्कि रहनुमाई के लिए वजाहत के तौर पर दी गई हैं, ताकि अदालतों को गुंजाइश हासिल रहे कि वो जुल्म की मुख्तलिफ सूरतों को पहचान सकें और जुल्म साबित होने की सूरत में इंसाफ मुहैया कर सकें। लिहाजा जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, बल्कि ऐसा हर तर्ज अमल जो जहनी या जज्बाती अजियत पहुँचाए और औरत के लिए इज़्ज़त और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे, वो भी जुल्म के ज़मरे में आता है। हमारी अदालतों ने जुल्म को ऐसे रवैये के तौर पर बयान किया है जो सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद तक महदूद नहीं है, बल्कि जहनी और जज्बाती अजियत देने वाले रवैये को भी शामिल करता है, ताकि इंसाफ का दायरा वसी रहे और हर मामले की हर पहलू से समाअत हो सके। लिहाजा जुल्म में जिस्मानी नुकसान भी शामिल है, जैसे थप्पड़ मारना,
मारपीट करना या हमला करना और जहनी जुल्म भी शामिल है, जैसे तहकीर आमेज रवैया रखना, गालम गलूच या बिला वजह बदकारी के इल्ज़ामात लगाना। इसी तरह जज्बाती जुल्म जैसे बेरुखी बरतना या लापरवाही करना और बाज़ औक़ात घरेलू कशीदगी या ससुरालियों का जालिमाना रवैया जिस पर शौहर खामोश रहे या उसकी हौसला अफजाई करे, ये भी जुल्म के ज़मरे में आता है। और अदालतों ने यह भी करार दिया है कि जुल्म अलग अलग हरकत पर मुश्तमिल हो सकता है जो बज़ाहिर एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो मगर मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचाएँ और औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिले बर्दाश्त बना दें। अदालतों ने जुल्म की तारीफ को वसी करते हुए कहा है कि जुल्म में जहनी अजियत देना, गालम गलोच करना या झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि जिस्मानी ज़ख्म शर्त नहीं बल्कि जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल हो सकता है जो औरत को दुख, मायूसी, एतमाद की कमी से दो चार कर दे या उसकी खुददारी को मजरूह कर दे, ख्वा वो किसी अमल पर मुश्तमिल हो या किसी इशारे पर, अल्फाज या खामोशी और नज़रअंदाजी पर भी मबनी हो। एक हालिया अदालती फैसले में यह करार दिया गया है कि जुल्म जिस्मानी या जहनी हो सकता है और इरादी या गैर इरादी, मनसूबाबंदी के साथ या बगैर मनसूबाबंदी के भी हो सकता है अगर असरात इतने तकलीफ दे, शदीद और सख्त हों कि इस दवाजी ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए तो ये जुल्म कहलाएगा। अदालत ने जोर दिया कि रवैये और उसके असरात को देखना ज़रूरी है क्योंकि निकाह बाहिमी एतमाद, इज़्ज़त, मोहब्बत और शफ़क़त पर कायम रिश्ता है जिसके टूटने पर अदालत को जांचना चाहिए कि क्या औरत के लिए वो रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था जिससे तंग आकर वो निकाह बरकरार रखने की ख्वाहिश नहीं रखती। अदालती नज़ायर से वाज़ेह है कि फ़ैसला कुन नुक्ता ये होता है कि शौहर के रवैये का औरत पर असर इतना शदीद हो कि वो उसके साथ रहना नामुमकिन समझे और यही जुल्म कहलाएगा। अगर अदालत ये देखे कि जुल्म जिस्मानी, जहनी, जज्बाती या घरेलू माहौल से मुताल्लिक है तो इसे तमाम पहलुओं के साथ जांचना ज़रूरी है। आज के बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन रियासतों को हिदायत देता है कि निकाह और ख़ानदानी ज़िंदगी में हर किस्म का इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए और इसकी अमूमी सिफारिशात ये वाज़ेह करती हैं कि सिनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद जिसमें घरेलू जुल्म भी शामिल है इम्तियाज़ की एक शक्ल है जिसके ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं जिनमें तलाक़, अलहदगी और तहफ़्फ़ुज़ के अहकामात जैसे कानूनी ज़राए शामिल हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिस्मानी अजियत और ज़ालिमाना, गैर इंसानी या तहक़ीर आमेज़ सलूक और सज़ा को ममनू करार देता है और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इसे घरेलू जुल्म का शिकार शादियों पर भी लागू किया है ताकि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और इंसाफ हो सके। UN डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ने तशद्दुद की तारीफ वसी की है जिसमें जिस्मानी, जिनसी और नफ्सियाती तशद्दुद शामिल है और रियासतों को हिदायत दी हैं कि ख़वातीन के लिए इंसाफ और ख़ानदानी कानून में कानूनी चाराजोई तक रसाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जुल्म शौहर के रवैये और सलूक से मुताल्लिक है। जब उसका बर्ताव या तर्ज अमल बीवी के साथ जिस्मानी तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर जाए या जहनी और जज्बाती असियत का बाइस बने तो ये जुल्म कहलाता है। अगर शौहर का रवैया इतना तकलीफ दे हो कि औरत बदहाल हो जाए और शौहर के साथ रहना मुमकिन ना रहे तो ये जुल्म शुमार होता है। इसका मतलब यह है कि जुल्म जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तीनों सूरतों में जाहिर हो सकता है। इसमें बदसलूकी का अंसर शामिल होता है, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़बानी हो या ऐसा रवैया हो जो औरत के जहन में नुकसान, ख़तरा या बेइत्मीनानी पैदा कर दे और शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन महसूस होने लगे तो ये भी जुल्म के ज़मरे में आता है। ज़्यादा अहम बात यह है कि जुल्म का मुसलसल होना ज़रूरी नहीं है बल्कि जुल्म रवैयों का एक मजमुआ भी हो सकता है जो बीवी की इज़्ज़त, तर्ज़ ज़िंदगी, जहनी सुकून और सेहत को मुतासिर करे या कमज़ोर बना दे और यही जुल्म कहलाएगा क्योंकि जुल्म का मामला समाजी पस मंज़र, शख्सियतों और अज़दवाजी हक़ाइक़ से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा अज़दवाजी मुक़दमात में जुल्म का अंदाज़ा ऐसे सख्त मयार से नहीं लगाया जाना चाहिए जो क्रिमिनल मुक़दमे की तरह ठोस सबूत मांगे, बल्कि सवाल यह है कि क्या शौहर का रवैया ऐसा है कि बीवी से ये तवक्को रखना मुनासिब नहीं होगा कि वो रिश्ता कायम रखे या निकाह जारी रख सके। जुल्म एक सब्जेक्टिव नोयत का मामला है जिसे सख्त कानूनी तारीफ़ों या सबूत के तकनीकी उसूलों के बजाय मुतासरा औरत पर पड़ने वाले असरात के लिहाज से परखा जाना चाहिए। एक औरत को निकाह ख़त्म करने का हुक्म हासिल करने का हक़ हासिल है बशर्ते के वो कानून में दी गई एक या ज़्यादा वजूहात को साबित कर सके ताकि अदालत को यकीन हो जाए
कि उसके दलाइल दुरुस्त हैं और हकीकत के करीब तर हैं। अगर वो जुल्म की बुनियाद पर निकाह ख़त्म करने की बात करे तो ये एक अमली हकीकत बन जाती है जिसे शवाहिद की बुनियाद पर तय किया जाता है, और इसमें सबूत का मयार सिविल मुकदमात के उसूल पर होता है, जिसका मतलब यह है कि ऐसा सबूत पेश किया जाए जिससे कोई बात सच होने का ज़्यादा इम्कान हो। अदालत को लाजमी तौर पर औरत की गवाही को उसके अपने अल्फाज में देखना चाहिए और ख़ातून के हालात से गवाही की तस्दीक करना ज़रूरी है ताकि हकीकत वाज़ेह हो और इंसाफ हो सके। ये मयार ये मुतालबा करता है कि अदालत फ़ैसला करे कि कौन सा मौक़िफ़ ज़्यादा मुमकिन है और किसकी बात हकीकत से करीब तर महसूस होती है। अदालत औरत के बयानात, शवाहिद और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये देखे कि शौहर के रवैये का उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है और शौहर के दिफा को भी शवाहिद के तनाजुर में परखे। कानून ये शर्त आयद नहीं करता कि औरत हर जिस्मानी या जहनी अजियत के लिए ज़ख्म या पुलिस रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए। शवाहिद देखते वक्त अदालत को याद रखना चाहिए कि जुल्म की कोई वाहिद तारीफ मौजूद नहीं है। जो एक केस में जुल्म हो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे केस में भी जुल्म हो, क्योंकि जुल्म का तसव्वुर इंसानी हालात के मुताबिक बदलता है। ये फ़र्द से फ़र्द तक और ख़ानदान से ख़ानदान तक तब्दील होता है और इसका दारोमदार परवरिश, हसासियत, तालीम, ख़ानदानी पस मंज़र, माली हालत, समाजी मरतबे, रिवाज, रिवायात, मजहबी अक़ाइद और इंसानी अक़दार पर होता है। जुल्म फ़रीक़ैन के तर्ज़ ज़िंदगी और मुआशी या समाजी हालात पर भी मुनहसिर होता है और उनके सकाफ़ती और इखलाकी नज़रियात से भी जुड़ा होता है जिन्हें वो अहम समझते हैं। जुल्म का तसव्वुर यकसान नहीं रह सकता बल्कि वक्त और हालात के साथ ज़रूर बदलता रहता है। इज़दवाजी मामलात में ज़हनी या जज्बाती जुल्म के तयन के लिए कोई सख्त फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दानिशमंदाना और मुनासिब तरीक़ा यही है कि केस को उसके हक़ाइक़ और हक़ाइक़ की बुनियाद पर परखा जाए और फ़ैसला किया जाए। अहम तरीन पहलू यह है कि जिस रवैये को जुल्म कहा गया है उसका औरत की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, यही फ़ैसला कुन नुक्ता है। हमने तमाम रिकॉर्ड का बगौर जायज़ा लिया और ये देखा कि फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट दोनों ने सबूत के दुरुस्त मयार को नहीं अपनाया। उन्होंने दरख्वास्त गुजार खातून के शवाहिद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और जिस्मानी तशद्दुद के सबूत के लिए गैर ज़रूरी तौर पर दस्तावेज़ी शहादत का तकाजा किया। और सबसे अहम ये कि खातून की तालीम और काम करने की ख्वाहिश को बग़ैर किसी सियाक़ो सबाक़ के नाफरमानी के मुतरादिफ करार दे दिया, जो कि खुली गलती थी। दुरुस्त मयार सबूत यह है कि शहादत को बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पर परखा जाए, यानी दरख्वास्त गुजार के तमाम शवाहिद और उसके बयान को मद्देनज़र रखा जाए जिसमें जिस्मानी, जहनी और जज्बाती अजियत के असरात बयान किए गए जिन्होंने खातून के लिए निकाह में रहना नामुमकिन बना दिया था। दरख्वास्त गुजार खातून ने जुल्म के वाक़यात 4 गवाहों के ज़रिए बयान किए जिनमें वो ख़ुद भी शामिल थी और उसने हल्फिया बयान दिया कि उसे शौहर की जानिब से बदसलूकी का सामना रहा। दरख्वास्त गुजार खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल के घर में रहते हुए शौहर रात गए घर वापस आता था और उसके ख़ानदान के मर्द मुलाजिम आज़ादी से उन हिस्सों में घूमते फिरते थे जहाँ वो रहती थी, जिससे उसे खौफ और अजियत महसूस होती थी। जब उसने शौहर से शिकायत की तो उसने बेहिस्सी और लापरवाही दिखाई। गवाहों ने बताया कि खातून के होंठ के करीब तशद्दुद के निशानात ज़ाहिर थे जो थप्पड़ों से पड़े थे। खातून ने मज़ीद कहा कि ससुराल के अफराद उसे ज़बानी और जज्बानी तौर पर अजियत देते थे और उसे पालतू कुत्तों की मौजूदगी से भी खौफ महसूस होता था। एक मौके पर उसे इन्हीं कुत्तों के सामने धक्का देकर गिरा दिया गया जिससे उसकी तज़लील और खौफ में इजाफा हुआ। बाद में जब वो शौहर के साथ अलग रहने लगी तो वो अक्सर रात 2 या 3 बजे तक घर नहीं आता था, जिससे बीवी को शदीद बेचैनी होती थी। शौहर ने उसका नंबर बंद कर दिया ताकि वो राब्ता ना कर सके और इस दौरान खर्चा या मुनासिब खुराक भी मुहैया नहीं की। खातून के गवाहों ने उस वाक़े का भी जिक्र किया जब पुलिस की निगरानी में उसे शौहर के घर से बाहर निकाला गया। तमाम गवाह जिरा के दौरान डटे रहे और शौहर के अच्छे रवैये के तमाम दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताहम तकरीबन सब ने यह तस्लीम किया कि उनके सामने खातून पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया। इसके बरक्स शौहर ने जुल्म के दावे को रद्द करने के लिए ख़ुद को बतौर गवाह पेश किया ताकि वो शादी के दौरान अपने अच्छे रवैये की गवाही दे सके और इल्ज़ामात को रद्द करे। शौहर के दीगर गवाहान ने बदतमीज़ी या नाफरमानी या उसके अच्छे बर्ताव पर कोई गुफ्तगू नहीं की। अपने तमाम बयानात के दौरान शौहर ने सारा जोर इस बात पर रखा कि बीवी नाफरमान, नौकरी पेशा, आज़ाद ख्याल है और इसलिए इस दवाजी फ़राइज़ अदा करने या घर में रहने पर आमादा नहीं है। शौहर ने जुल्म के तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया क्योंकि बीवी ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, कोई तिब्बी रिपोर्ट पेश नहीं की और ना ही अपने साथ होने वाले तशद्दुद को कहीं दर्ज किया। सबूत का जायज़ा लेते हुए फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने यह गलती की कि उन्होंने सिर्फ तहरीरी या तिब्बी सबूत मसलन FIR,
अस्पताल के सर्टिफिकेट या तहरीरी शिकायत को जिस्मानी तशद्दुद के सबूत के लिए ज़रूरी करार दिया। इन सबूतों की गैर मौजूदगी में उन्होंने यह नतीजा निकाल लिया कि जुल्म साबित नहीं हुआ। इस बारे में उन्होंने जहनी और जज्बाती अजियत और जुल्म के असरात का जायज़ा नहीं लिया। फैमिली कोर्ट ने भी गलत बुनियाद पर बीवी के गवाहों के बयानात को रद्द कर दिया कि उसे कभी उनके सामने नहीं मारा गया। ये समझना ज़रूरी है कि घरेलू तशद्दुद अक्सर घर की चार दीवारी में होने वाला जुर्म है जो तन्हाई में किया जाता है और जिसके कोई गवाह नहीं होते। ये जुर्म समाजी और सकाफती रुकावटों, माली इन्हिसार और आगाही की कमी के बाइस अमूमन रिपोर्ट नहीं किया जाता। इसके नतीजे में मुतासिरा औरतें खामोश रहती हैं और ख़ानदान या बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। औरत के नुक्ता नज़र को समझे बगैर अदालतें घरेलू तशद्दुद को निजी मामला समझती हैं, जो मुतासरा खातून के लिए निहायत हौसला शिकन रवैया है। इस मुकदमे में फैमिली कोर्ट ने बीवी के बयान को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो जुल्म साबित करने वाले किसी दस्तावेजी सबूत से साबित नहीं हुआ था। फैमिली कोर्ट ये देखने में नाकाम रही कि तमाम शवाहिद को मजमूई तौर पर कैसे परखा जाए ताकि ये तय हो सके कि बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक़ हासिल है या नहीं। ये फैमिली और एपलेट कोर्ट्स की जिम्मेदारी थी कि बीवी के मौक़िफ़ को वज़न देते हुए बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पर फैसला करती, ना कि तहरीरी सबूत की गैर मौजूदगी को यह समझा जाए कि जुल्म साबित नहीं हुआ। फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने शौहर के शवाहिद को फ़ौरन कबूल कर लिया, हालांकि उसने कोई एक गवाह भी पेश नहीं किया जो उसके अच्छे रवैये या इस मौक़िफ़ की तायीद करे कि उसने बीवी को किसी जहनी या जज्बाती अजियत में मुब्तला नहीं किया था। ऐसा करते हुए फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने संगीन गलती की कि वह सबूत के मयार पर पूरी नहीं उतरी और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के उसूल को नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा वो ये परखने में नाकाम रही कि बीवी को जुल्म की बुनियाद पर निकाह ख़त्म करने का हक़ हासिल है या नहीं है। जहाँ तक हाई कोर्ट और चैलेंज किए गए फैसले का ताल्लुक है तो इसमें भी तमाम मामलात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। शौहर पहली शादी के दौरान दूसरी शादी सिर्फ पहली बीवी की इजाज़त के बाद ही कर सकता है। अगर बीवी से इजाज़त ना मिले तो उसे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को दरख्वास्त देनी होगी जिसमें वो दूसरी शादी की वजह बयान करेगा। चेयरमैन को फिर सालिसी काउंसिल कायम करना होती है जो सिर्फ उसी सूरत में इजाज़त दे सकती है जब वो ये समझती हो कि ये शादी ज़रूरी और जायज़ है। इस अमल की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ हो सकती हैं जिनमें पहली बीवी को मुकम्मल हक़ महर फ़ौरन अदा करना और कैद या जुर्माना भी शामिल है। इस मुकदमे में बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि शौहर ने बगैर इजाज़त और सालिसी काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी कर ली। शौहर ने ना सिर्फ अपने तहरीरी बयान में बल्कि अपने बयान शहादत में भी दूसरी शादी का एतराफ़ किया। यह कानून का तयशुदा उसूल है कि तस्लीम शुदा हक़ाइक़ के सबूत की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती और यूँ सबूत का बोझ शौहर पर मुंतकिल हो गया कि वो ये साबित करे कि उसने बीवी या सालिसी काउंसिल से इजाज़त ली थी। ऐसी कोई इजाज़त कभी हासिल नहीं की गई, लिहाजा दूसरी शादी साबित हो गई जो कि वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी में हुई और ये फैमिली कोर्ट के लिए निकाह ख़त्म करने का मुकम्मल कानूनी जवाज़ था। शौहर की दूसरी शादी से मुताल्लिक़ वाज़े और नाकाबिल इनकार सबूत मौजूद थे जिन्हें तीनों अदालतों ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि फैमिली कोर्ट ने इल्ज़ाम बीवी पर डाल दिया कि उसने खुद ही शौहर का घर छोड़ दिया। हत्ता के मौजूदा कार्रवाई के दौरान भी जब शौहर के वकील को रिकॉर्ड दिखाया गया तो उसने शौहर की दूसरी शादी पर सज़ा का एतराफ़ किया और ये भी माना कि इस सज़ा को चैलेंज नहीं किया गया। शौहर के वकील ने वजाहत की कि सज़ा के फ़ैसले के मुताबिक 5,000 रुपये जुर्माना अदा कर दिया गया, लिहाजा मामला ख़त्म हो गया। मगर ये अदालत इस दलील से इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकती। असल सवाल ये था कि क्या दूसरी शादी करने की बुनियाद निकाह ख़त्म करने के लिए साबित हो चुकी थी या नहीं। फैमिली कोर्ट ने यह गलती की कि उसने दूसरी शादी की बुनियाद पर निकाह ख़त्म करने के जवाज़ को रद्द कर दिया। जवाज़ खुद एक मुकम्मल कानूनी बुनियाद बन सकती थी। निकाह ख़त्म करने की दरख्वास्त को औरत की मर्ज़ी के बगैर खुला में तब्दील कर देना कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि खुला मुतबादिल तरीक़े के तौर पर उसी वक्त मुमकिन है जब औरत रज़ाकाराना तौर पर निकाह ख़त्म करने और माली मुआवजा अदा करने का फ़ैसला करे। लिहाजा ये निहायत ज़रूरी है कि अदालत औरत की रज़ामंदी को रिकॉर्ड पर लाए और ये यकीन करे कि वो महर छोड़ने के कानूनी नताइज को पूरी तरह समझती है ताकि खुला के हुसूल में कोई जबर शामिल ना हो। सिर्फ औरत के शौहर के घर में ना रहने को उसकी रज़ामंदी समझना और हालात को नज़रअंदाज करना, बीवी के फैसला करने के हक को सल्ब करना और गलत तौर पर रजामंदी फर्ज करना है। इस हवाले से निकाह ख़त्म करने का दावा दायर करना बजाते खुद खुला तलब करने के मुतरादिफ नहीं है। ऐसा इस्तदलाल दरअसल दो मुख्तलिफ कानूनी रेमेडीज़ को मिला देता है और कानून के मकसद को भी नुकसान पहुँचाता है, जो औरतों को जुल्म, गफलत
और अदम मसावात से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया था। जब फैमिली कोर्ट ने निकाह ख़त्म करने के बजाय खुला का हुक्म दिया तो बीवी को गलत तौर पर नान नफ़क़े और मेहर से महरूम कर दिया गया। हालांकि ये शौहर की कानूनी जिम्मेदारियां थी। अदालतों को याद रखना चाहिए कि इंसाफ औरत की रजामंदी को नज़रअंदाज करके या उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम करके हासिल नहीं हो सकता। कानून का तकाजा है कि औरत के फैसले, अल्फाज और हुकूक को मफरूज़े के बजाय उसूल के तौर पर एहतराम दिया जाए। इसके बाद बीवी ने नान नफ़क़े की अदम अदायगी की बात भी उठाई जो निकाहनामे में 10,000 रुपये माहाना के तौर पर दर्ज थी। फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने यह देखने के बजाय कि नान नफ़क़ा अदा हुआ या नहीं हुआ, सारा जोर बीवी की मुबैना नाफरमानी पर रखा और इसी बुनियाद पर उसे नान नफ़क़े से महरूम करार दे दिया। नान नफ़क़े की अदम अदायगी मुस्लिम फैमिली क़वानीन के तहत निकाह ख़त्म करने की एक तस्लीम शुदा बुनियाद है। लिहाजा यह तय करना ज़रूरी था कि नान नफ़क़ा अदा हुआ या ना अदा करने की कोई कानूनी वजह मौजूद थी या नहीं। बीवी ने इस हवाले से अपने और अपनी वालदा के बयानात के ज़रिए सबूत दिया कि शादी के दौरान उसे कोई नान नफ़क़ा अदा नहीं किया गया। उसकी वालदा ने यह वजाहत भी दी कि दिसंबर 2016 से अलहदगी के बाद किसी किस्म का नान नफ़क़ा नहीं दिया गया। इस बयान पर शौहर की जानिब से कोई जिरह नहीं की गई और ना ही कोई सबूत पेश किया गया। मज़ीद ये कि अपने बयान शहादत में शौहर ने कभी नहीं कहा कि उसने निकाहनामे के मुताबिक नान नफ़क़ा अदा किया था और उसके किसी गवाह ने भी नान नफ़क़े की अदायगी से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। शौहर ने कोई तहरीरी सबूत भी जमा नहीं करवाया। इन शवाहिद की रोशनी में फैमिली कोर्ट को यह देखना चाहिए था कि कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना बतौर कानूनी जिम्मेदारी अदा किए गए या नहीं किए गए, मगर फैमिली कोर्ट ने इस दावे को रद्द कर दिया और बीवी को नाफरमान और ख़ुद घर छोड़ने वाली करार देकर निकाह को खुला की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। ये नताइज सरासर गलत हैं और शवाहिद से साबित नहीं होते। मज़ीद ये कि नाफरमानी का इल्ज़ाम नान नफ़क़ा रोकने की कानूनी बुनियाद नहीं बन सकता। बीवी को नौकरी पेशा या आज़ाद ख्याल कहना और मखलूत निज़ाम तालीम में पढ़ने की बुनियाद पर नाफरमान समझना दुरुस्त नहीं है और ये नान नफ़क़ा अदा करने की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं करता। इस मुकदमे में निकाह नामे के ज़रिए माहाना 10,000 रुपये अदा करने की कानूनी जिम्मेदारी वाज़े तौर पर आई थी, जिसे महज मफरूज़ों या ख़यालात की बुनियाद पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। फैमिली कोर्ट को नताइज तक पहुँचने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए और फैसले सिर्फ हक़ाइक़ और शवाहिद की बुनियाद पर करने चाहिए और हमेशा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को बतौर कानूनी मयार इस्तेमाल करना चाहिए। फैमिली और एपलेट कोर्ट्स ने यह नतीजा निकाला कि सोना बीवी को निकाह के वक्त दे दिया गया था और उन्होंने निकाह नामे पर इन्हिसार किया। फैमिली और एपलेट अदालतों ने यह भी कहा कि रकम शौहर ने बीवी को अदा नहीं की थी, ताहम खुला के नतीजे में बीवी को सोना और प्लॉट वापस करना पड़ा और रकम का दावा छोड़ना पड़ा ताकि खुला हासिल हो सके। ये इस्तदलाल एक गलत मफरूज़े पर मबनी है कि बीवी ने निकाह ख़त्म करने के बजाय खुला मांगी थी। इससे अदालतों ने गलती से फ़र्ज़ कर लिया कि बीवी ने अपने माली हुकूक छोड़ दिए हैं और वो तमाम फ़वाइद छीन लिए जो कानून और निकाह नामा उसे देता था। नतीजतन बीवी को निहायत गैर मुनसिफाना तौर पर मेहर से महरूम कर दिया गया, जो शौहर की निकाह नामे के मुताबिक लाजमी जिम्मेदारी थी। इस मुकदमे में बुनियादी नुक्ता यह है कि फैमिली कोर्ट ने निकाह ख़त्म करने के मुकदमे को किस अंदाज में चलाया और एपलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसी फैसले की तायद की। तमाम जोर इस मफरूज़े पर दिया गया कि बीवी नाफरमान और ख़ुद घर छोड़ने वाली खातून थी। उन्होंने इस सबूत पर गौर तक नहीं किया कि 3 अलग मौक़े पर फ़रीक़ैन में सुलह के लिए जिरगे हुए, जिनके बाद बीवी ने हर बार रज़ाकाराना तौर पर घर वापसी की। सिर्फ दिसंबर 2016 में बीवी ने घर छोड़ा, जिसके बाद ना शौहर और ना ही उसके ख़ानदान ने कोई राब्ता किया। इसी के फ़ौरन बाद शौहर ने 29 अप्रैल 2017 को पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, जो बीवी की इजाज़त के बगैर हुई। तभी बीवी ने शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके नतीजे में शौहर को जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ये तमाम हालात साबित करते हैं कि बीवी ने रज़ाकाराना तौर पर घर नहीं छोड़ा था और ना ही वो खुद घर छोड़ने वाली बीवी है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि फैमिली कोर्ट ने शौहर की दूसरी शादी को भी इसी मफरूज़े पर जायज़ करार दे दिया कि पहली बीवी नाफरमान और घर छोड़ने वाली थी। ये इस्तदलाल बिल्कुल गैर मंतकी है। फैमिली और एपलेट कोर्ट्स ने शौहर के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और बीवी के शवाहिद और ज़ाती तजर्बात को नज़रअंदाज कर दिया। इस रवैये ने एक सख्त और जानिबदार नतीजा पैदा कर दिया, जिसने शौहर के तर्ज़ अमल को कानून के मुताबिक परखने के बजाय उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। सबसे अहम बात यह है कि अदालतें इस मुकदमे को सिनफ़ी नुक्ता नज़र से देखने में नाकाम रहीं। सिनफ़ी नुक्ता नज़र ज़रूरी है क्योंकि ये अदालत को वो मुआशरती हक़ाइक़ समझने में मदद देता है जिनमें औरतें जुल्म बर्दाश्त करती हैं। कई औरतें दबाव, खौफ या इन्हिसार के बाइस बोलने या सबूत देने से कासिर रहती हैं, जैसा अदालतें तवक्को करती हैं। सिनफ़ी ज़ाविये से देखने का मतलब ये भी समझना है
कि औरतें तकलीफ़ को मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करती हैं। फैमिली और एपलेट कोर्ट्स का इस्तदलाल मफरूज़ों पर मबनी था, ना कि सबूतों पर, और वो बीवी के तजर्बात और जुल्म और दूसरी शादी के असरात को ना समझ सकीं। मजीद ये कि गैर मोहतात या गैर सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल औरतों को बदनाम करता है, जुल्म को मामूल बना देता है और इसी मर्दाना सोच को मजबूत करता है जिसे कानून ख़त्म करना चाहता है। अदालती फ़ैसलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की अहमियत होती है जब फ़ैसले राइज तसव्वुरात पर मबनी हों या गैर कानूनी अमल को जायज़ ठहराएँ, तो वो अदम मसावात को बढ़ाते हैं और मुआशरती रवैयों को इस तरह तश्कील देते हैं जो औरतों से उनकी इज़्ज़त, इंसाफ और बराबरी छीन लेते हैं। इस पस मंज़र में फ़ैमिली अदालत की ज़बान भी तवज्जो की मुस्तहिक है, क्योंकि वो इंतहाई मर्दाना जहनियत की अक्कासी करती है। बीवी को बार बार नाफरमान बीवी या घर छोड़ने वाली औरत कहना या ये फ़र्ज़ करना कि उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिन्होंने शौहर को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया था, बहस को औरत के साथ होने वाले जुल्म और उसकी आज़ादी से हटाकर इताअत और नाफरमानी तक ले जाता है। ये इस्तदलाल शौहर के ज़ालिमाना और गैर कानूनी अमल को छुपा देता है और उसे नेक और अच्छा शौहर जाहिर करता है। ये मुआशरती फ़ैसले हैं जिन्हें कानूनी नताइज का रंग दे दिया गया है, लिहाजा ऐसी ज़बान को दुरुस्त करना हकीकी इंसाफ का तकाजा है। फैमिली कोर्ट का ये मफरूज़ा कि सिर्फ फरमा बरदार बीवी नान नफ़क़े की मुस्तहिक है, कानूनन गलत है, क्योंकि नान नफ़क़ा शौहर की अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान कानूनी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह यह करार देना कि बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर आइलैंड जाना चाहती थी इसलिए वो नाफरमान है, औरत की तालीमी या पेशा वराना ख्वाहिशात को बगावत के तौर पर पेश करना है। दरअसल फैमिली कोर्ट ये समझने में नाकाम रही कि बीवी की तालीम या अपना प्रोफेशन जारी रखने की ख्वाहिश नाफरमानी नहीं थी, बल्कि उसकी ज़ाती आज़ादी का इस्तेमाल है। इसी तरह फैमिली और एपलेट कोर्ट्स ने घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद के खिलाफ मफरूज़ात पर इन्हिसार किया। दोनों अदालतें बार बार इस बात पर जोर देती रहीं कि बीवी ने हर थप्पड़, मार या तशद्दुद की इतला नहीं दी, और चूंकि वो डॉक्टर है इसलिए वो बासानी मेडिकल रिपोर्ट दे सकती थी। यही इस्तदलाल बीवी के सोने की वापसी के दावे पर भी इस्तेमाल किया गया कि उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, इसलिए वो सोना यानी गोल्ड हासिल करने की हकदार नहीं रही। इसी तरह ये नतीजा कि शौहर की दूसरी शादी जुल्म की बुनियाद नहीं है, क्योंकि बीवी ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिन्होंने शौहर को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया था, सरासर बेकार बात है। ऐसा इस्तदलाल मर्दाना बर्तरी के उस मयार को कायम रखता है जो शौहर के गलत अमल को बीवी पर इल्ज़ाम डालकर माफ़ करता है। मजमूई तौर पर यह मुशाहिदात ऐसे तस्वुरात जाहिर करते हैं जो मर्दाना सोच को कानूनी मंतक के साथ गडमड कर देते हैं। फैमिली कोर्ट्स को ऐसी ज़बान के इस्तेमाल से शऊरी तौर पर गुरेज करना चाहिए। नाफरमान, घर छोड़ने वाली, खामोश, दिल से शौहर के घराने की खिदमत की और दूसरी शादी पर मजबूर हुआ जैसे अल्फाज बदलने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इखलाकी दर्जाबंदी को मजबूत करते हैं जो औरत को इताअत और खिदमत के पैमानों से तोलती है और उसके बुनियादी हुकूक खुसूसन इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने और इख्तियार के हक़ को नज़रअंदाज करती है। ये रवैया तमाम हालात को भी नज़रअंदाज करता है, जिसका मतलब है कि औरत की ये तस्वीर फैमिली मुकदमात में उसे कानूनी हुकूक से महरूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती रहे। ये बात अहम है कि ज़बान सोच पर असर डालती है। इखलाकी या सिनफी अल्फाज का मुसलसल इस्तेमाल अदालतों की गैर जानिबदारी को मजरूह करता है और आइनी इक़दार जैसे इज़्ज़त, बराबरी और इम्तियाज़ से आज़ादी की खिलाफ वर्जी करता है। इसके बाद अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त मंजूर की जाती है। फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट के फैसले और डिग्रियाँ और हाई कोर्ट का हुक्मनामा खुला, महर और नान नफ़क़े की हद तक कलअदम करार दिए जाते हैं। निकाह को इस बुनियाद पर ख़त्म किया जाता है कि शौहर ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी शादी की, लिहाजा बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो सोना, रकम और प्लॉट जो उसे दिए गए वो रखेगी। वो नान नफ़क़े की भी हकदार है जो कानून के मुताबिक हिसाब करके उसे अदा किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ को पेशकश कर रही है कि अगर वो दरख्वास्त दे तो हुकूमत इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देगी। सारी सूरत हाल में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है और आज 4 सदा में जलसे से खिताब किया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। इस हवाले से आज जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने हल्फ लेने के बाद इमरान खान से मिलने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा, वज़ीर आज़म से बात की, अदालत ने हुक्म दिया मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया, तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अवाम में जाऊँगा और अब इंसाफ सड़कों पर होगा। मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं जाऊंगा अदालत। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को
पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने कल हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा। अब इंसाफ सड़कों पर होगा। हमें ना मरने का खौफ है, ना तमगों की लालच है। इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे। बंद कमरों में फैसले करते हैं, हमें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इसके बाद तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर एक फैसला भी नहीं मानेंगे। तैयारी पकड़ो, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा है कि तैयारी पकड़े, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला पार्टी की तरफ से जब भी हिदायत आएंगी तो चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे। बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा और उमर चीमा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, आप ही के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे तो हम इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, मगर दूसरी तरफ अदालत हुक्म दे रही है तो वज़ीर आला को मिलने नहीं दे रहे हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं मैं सड़कों पर आऊँगा। अब ये सियासी दर्जा हरारत बढ़ने ही जा रहा है, और क्या हुकूमत भी इसमें किरदार अदा कर रही है, या हुकूमत कुछ भी करती, होना यही था? मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है। उसकी वजह यह है कि एक मुलाकात कोई बड़ा मसला नहीं था हुकूमत के लिए। वो चाहते तो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात को फैसिलिटेट कर सकते थे, जबकि सुहेल आफरीदी साहब की बात भी वज़ीर आज़म के साथ हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि एक नॉन इशू को इशू हुकूमत ने बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये बात भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके इमरान खान साहब के लिए इस वक्त रिहाई जो है वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और इसी वजह से उन्होंने एक वज़ीर आला को तब्दील भी किया है। उसको ना उसकी कारकर्दगी पे फारिग किया गया, ना उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी जो कि वो नहीं दिखा सके, ज़ाहिर है उसको बुनियाद बना के उसके ऊपर उनको फारिग किया गया। तो ये खाली सिर्फ़ और सिर्फ जो था वो इमरान खान साहब की रिहाई और जो एक मूवमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को रुकवाना था, उसको बुनियाद बना के अली अमीन गंडापुर साहब को रुखसत किया गया। तो अब ऑब्जेक्टिव बहुत वाज़ेह था। ये भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना यही था जो सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं। मुलाकात एक बहाना है, और असल जो ज़ाहिर है कि उनका निशाना है वो ये कि एक तहरीक का आगाज़ किया जाए, लोगों को मैस मूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए, और उसमें जो बुनियादी किरदार हो वो वहाँ की यूथ का हो, और उस यूथ को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक क्लियर मोटिव था। अगर मुलाकात हो भी जाती तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी पे एक तहरीक के ऊपर उसका ज़ोर होना था, और अब चूँकि वो हुकूमत ने एक मौका भी दे दिया, लिहाजा अब वो इसके ऊपर भरपूर तैयारी करके निकलना भी चाहते हैं। इसीलिए 25 को जो जरगा है उसमें यूथ की जो शमूलियत है उसको भी कहा गया है, और जगह जगह जलसे भी सुहेल आफरीदी साहब जो है वो करें। ये अलग बात है कि उनको इसका मकसद जो है वो हल होता नज़र आएगा। उसके बावजूद यूथ को मोटिवेट करना, उनको मूव करवाने के लिए, उनको जो एक तहरीक बनाना, उसके लिए सुहेल आफरीदी साहब को किसी सूरत कामयाबी जो है वो मिल भी सकती है। इस बात के इम्कानात भी हैं, लेकिन असल सबब यह है कि हुकूमत ने जो ऑफ़र की है वो यही सोचते हुए की है कि उससे पहले एक जिसे कहना चाहिए कि एक मौका दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि उनको बनी गाला शिफ्ट करना है या फिर किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, सिक्योरिटी को वजह बनाना है या सिक्योरिटी को वजह नहीं बनाना है, किसी भी बुनियाद के ऊपर हुकूमत जो है वो एक तरह से उसने इन्वायरमेंट बनानी शुरू की है। और जो तारिक फजल चौधरी साहब ने भी बात की है, ये बेसबब नहीं की है, इसके ऊपर पूरा होमवर्क था, इसके ऊपर एक पूरा थॉट प्रोसेस था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये अलग बात है कि अगर दरखास्त लिखी जाएगी तो हुकूमत ये कहेगी कि हमसे एनआरओ मांगा गया है, और अगर खुद हुकूमत ये समझती है कि वहाँ से लोग निकल पड़े हैं और इमरान खान साहब को रिहाई के लिए वो अडयाला जेल आ रहे हैं या इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर हुकूमत ये ऑपरेशन
अपॉर्चुनिटी ले सकती है कि उनको बनीगाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए? उमर चीमा साहब, एक तो ज़ाहिर एक तो अपनी वज़ीर आला की जो भी ख्वाहिश हो सुहेल आफरीदी साहब की, उन पर दबाव भी बहुत होगा सियासी तौर पर कि एक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाकर उन्हें लाया गया है। पार्टी का क्लियर पैगाम है कि उन्हें क्या करना है, पार्टी के सोशल मीडिया का क्लियर पैगाम है कि इमरान खान से उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उनकी रिहाई उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मगर क्या इस सारी सिनेरियो में वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा ही डाल रही है? मिलने दें, अगर अदालत कह रही है उसके हुक्म की पासदारी करें। शाहज़ेब, एक तो जो सुहेल अफरीदी हैं उनके लिए उनका मैंडेट ही ये है, वो लाए ही इसीलिए गए हैं कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात करनी है। उनके मैंडेट में कोई गवर्नेंस शामिल नहीं है, कोई सूबे की सूरत हाल बेहतर करना शामिल नहीं है। उनके मैंडेट में यही है। और हो सकता है कि जब गंडापुर आए थे वो भी इसी मिशन के साथ आए थे और उसका ये ख्याल हो कि मेरे पास गवर्नमेंट है और हम इधर से इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जल्द से जुलूसों के जरिए इस्लामाबाद पर हमला करके कि जो हम गवर्नमेंट को, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको मजबूर कर दें। अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। उसमें जो गंडापुर हैं उनको तो उन्होंने अपनी जो एफर्ट कर ली और उन्हें पता चल गया कि इन तिलों में तेल नहीं है, इस तरह मुमकिन नहीं है। तो अब उन्हें कोई नई एनर्जी चाहिए थी, कोई बंदा कि जो जिसको वही मिशन दिया जाए और वो नए सिरे से कोशिश करे। अब जो सुहेल अफरीदी के लिए चैलेंज है वो इमरान खान की रिहाई है, और उससे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक रिहाई नहीं होती तो इमरान खान के इशू को अलाइव रखा जाए। इमरान खान जो है वो न्यूज साइकिल में इररेलेवेंट ना हो, ओवरऑल पीटीआई ही बात करती रहे, तो वो उसके लिए करते रहेंगे। यानी कि ये उनके लिए चैलेंज है। उन्होंने किस तरीके से इस इशू को एक हार्ड इशू के तौर पे या टॉप इशू के तौर पे रखना है कि प्रोग्राम्स में भी डिस्कस हो रहा हो, न्यूज बुलेटिन में भी डिस्कस हो रहा हो। लेकिन यह है कि क्या ये मुमकिन है, मुझे इसके कोई दूर दूर तक चांसेस नजर नहीं आते। और ये जो हमारा क्राइसिस है ये कोई एक नॉर्मल क्राइसिस नहीं है, इसकी कोई माजी में इस तरह से मिसाल भी नहीं मिलती। जिस तरह से ये टेंशन चल रही है, एक अदम एतमाद की फिजा है, उस दौरान ये बस सियासत ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो भी सियासत कर रही है। उनको चाहिए तो सही, वैसे ये है कि उनको मुलाकात करने दें, मुलाकात करने के बाद कौन से मसले खत्म हो जाने हैं, एहतजाज तो किसी ना किसी शक्ल में जारी रहना है। लेकिन यह है कि इतना तो राइट है और आप अदालत से भी वो होकर आए हैं तो इन्हें मुलाकात की इजाजत तो दे देनी चाहिए। लेकिन वो अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि क्या मुलाकात पर मामला खत्म हो जाएगा। मामला तो खत्म नहीं होगा, ये टेंशन जो है वो चलती ही रहेगी। और ना इमरान खान की रिहाई नजर आ रही है करीब करीब में, और ना ही ये टेंशन मुझे खत्म होती नजर आ रही है। अस्मा, ये बताएगा कि दो चीज़ें ज़ाहिर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बैक टू बैक जो माजी में एहतजाज हैं वो नाकाम हुए हैं। दो चीज़ें अहम हैं, या तो ग्राउंड पर ऐसी सूरत हाल हो, इतना बड़ा क्राउड पुल करे तहरीक इंसाफ कि निज़ाम खतरे में पड़ जाए, या फिर निज़ाम ऑलरेडी कमज़ोर हो। इन दोनों में से कोई एक साइन आपको नज़र आ रहा है, ग्राउंड की सिचुएशन या फिर निज़ाम की कमज़ोरी? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हमने देखा है, उनको जो ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। लास्ट जो जलसा, चूँकि जलसा पैरामीटर होता है या फिर इंतखाबात होते हैं, तो जलसा जो हमने देखा वो कोई बहुत बड़ा और बल्कि बिल्कुल ही बड़ा जलसा नहीं था। जो सुहेल आफरीदी साहब को लाने की मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, एक मल्टी प्रॉन्ग पॉलिसी नज़र आती है इमरान खान साहब की कि उनको क्यों मुंतखब किया गया। तो उसमें एक तो ज़ाहिर है कि वो कबायली इलाके के हैं, तो कबाइल से उनका ताल्लुक़ है। दूसरा, वो ISF के बड़े अहम रहनुमा रहे हैं, और अभी भी ISF जो है वो सुहेल आफरीदी और मीना खान जो है वही उसको ज़्यादा देखते हैं। तो वो एक पूरी जो इस वक्त कंसंट्रेशन है उनकी, वो यूथ के ऊपर है और ISF के ऊपर है। वो चाहें तो 20-22 हज़ार नौजवान को वो इकट्ठा कर सकते हैं, इतनी अहलियत उनके अंदर मौजूद है। तो इस सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो सुहेल आफरीदी वो एक राइट चॉइस है रिहाई के लिए भी और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए भी, जो कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत के ऊपर बढ़ाना है। तो और उसके बहुत कम दिन है, ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि तोशा खाना के फैसले से पहले पहले इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाए कि वफाक को
जो है वो घुटने टेकने पड़े और पिछली बार की तरह कम से कम बातचीत के ऊपर आमादा नजर आए और कुछ जो है वो उनके साथ बातचीत हो। तो मेरा ख्याल है कि एक राइट चॉइस जो है वो सुहेल आफरीदी साहब है। जहाँ तक निज़ाम के कमज़ोरी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि निज़ाम कमज़ोर है, बल्कि निज़ाम इससे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है और जितनी कन्फ्रंट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी उतना निज़ाम और ज़्यादा मजबूत होगा, उतना जो एक सिविलियन इख्तियार है वो और ज़्यादा मजबूत कमज़ोर होगा। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी अगर 9 मई के बाद से अब तक के वाक़यात देखे जाएँ तो जो सिविलियन स्पेस है वो कम हुई है। उसकी वजह ये कि कॉन्फ्रंट्रेशन इतनी ज़्यादा PTI ने बढ़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट ने बढ़ाई है कि अब एक सिविलियन स्पेस जो है वो बहुत महदूद हो गई है। अब अगर कोई इस तरह की और चढ़ाई होती है और कोई और तहरीक चलती है तो यकीन मानिए कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में शायद कुछ नहीं आएगा, सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा अगर हम सिस्टम की बात करें यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, और जो सिविलियन सेटअप है वो कमज़ोर होगा। उमर जी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो बैक टू बैक तहरीक इंसाफ के एहतजाज हुए उसके बाद तो नज़र आया कि जो सिस्टम है वो वाकई मजबूत हुआ, तहरीक इंसाफ की अपनी एहतजाज की सियासत कमज़ोर हुई। अब क्या कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ अलग हो, एहतजाज ऐसा हो जाए कि सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए, या फिर सिस्टम में कोई ऑलरेडी कमज़ोरी नज़र आ रही हो कि जिसकी वजह से एहतजाज मजबूत हो जाए? शाहजेब, जब से PTI एक भरपूर तरीके से एक पॉलिटिकल फोर्स बनी है तब से निज़ाम तो तब से ताकतवर हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तब से ताकतवर हो रही है। अब ये जिस जिद्दोजहद की बात करते हैं जमहूरियत की, बेसिकली जमहूरियत को कमज़ोर करने में इनका अपना बहुत ज़्यादा किरदार है और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। अब जो ये एहतजाज की सियासत करते हैं, एहतजाज की सियासत की भी कोई लिमिट होती है। अगर आप 1 या 2 दफ़ा लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं और आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते तो फिर लोग भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। अब आपने गंडापुर को तो चेंज कर लिया, लेकिन जो लोग आपने लेकर आने हैं ये तो वही लोग हैं ना, जो एक हार्ड लाइनर्स होते हैं। वो कितने को होते हैं, यानी कि वो एक मूवमेंट को ड्राइव तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक क्राउड तो साथ चाहिए होता है ना। और अगर क्राउड जो है उनसे उनका यकीन मुतज़लज़ल हो जाए, उन्हें लगे कि हमारे एहतजाज से या धरना देने से, इस्लामाबाद पर हमला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर वो यही सोचते हैं कि जाने का क्या फायदा है। दूसरी तरफ ये है कि जो निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए वो भी एक बड़ा, एक आप समझें कि ये एक बड़ी टाइट रोप वॉक है, कि बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट इस तरह से है कि जब आप एहतजाज होते हैं तो जो एक PTI की भी एक कोशिश होगी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने 26 नवंबर को वो जो डेथ हुई उसको उन्होंने काउंट को बढ़ाते हुए सैकड़ों में, हजारों में ले गए, तो एक उनकी एफर्ट तो ये थी कि जितना हम इनको एक इस लिहाज से वीक कर सकते हैं या लोगों को या इस प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं वो करें, तो वो नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट लेवल पर भी एक कंसिडर्ड एफर्ट है कि हम जितना इस तरह से कोई मारदाड़ वाला काम वो कम से कम करें ताकि चीजें हमारे हाथ से ना निकलें, क्योंकि ये मूवमेंट्स जो है ना बड़ी क्रिटिकल होती हैं। ये जब आपसे हाथ से निकलती हैं तो पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े ताकतवर रजीम जो हैं वो भी गिर जाते हैं। तो एक खतरा निज़ाम के लिए भी मौजूद है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें उनके कंट्रोल की, उनकी एक रीच की बात करें तो वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी ज्यादा है, यानी कि वो पहले वाला नहीं है जो आज से कोई 2 साल पहले होता था। बहुत शुक्रिया रज़िया नाज़रीन, आपने सुना एक और अपमेंट हुई है, वो कहाँ तक जाएगी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी काबीना के फैसले के तनाजुर में आज वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे कलअदम जमात करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1A के तहत फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया है। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत के पास TLP के दहशतगर्दी से मुंसलिक और मुलविस होने के ठोस ग्राउंड्स मौजूद हैं। वज़ारत दाखिला का यह नोटिफिकेशन TLP के अमीर समेत तमाम मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत अब TLP पर मुकम्मल पाबंदी लगाने पर भी गौर कर रही है, जिसके जरिए TLP को बतौर सियासी जमात तहलील करवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से इसे डिनोटिफाई करवाया जाएगा। मगर आज इस हवाले से वज़ारत दाखिला की कन्फ्यूजन नजर आई। पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर सामने आई कि TLP पर मुकम्मल पाबंदी के लिए वज़ारत दाखिला ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बाद आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 और 3 की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा और रेफरेंस में वफाकी हुकूमत TLP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के सबूत देगी। फिर
सुप्रीम कोर्ट फौजदारी ट्रायल की तरह शवाहिद का जायजा लेकर रेफरेंस पर हतमी फैसला करेगी। जराए ने भी बताया कि यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही दायर कर दिया जाएगा, मगर फिर यह खबर सामने आई कि वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। मरियम नवाज ही की खबर के मुताबिक वजारत दाखिला के जराए ने बताया है कि TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला किया गया है। TLP पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं बल्कि इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है, और इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। मगर ये वाज़ेह रहे कि TLP सिर्फ एक तंजीम ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात भी है, और वो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेती रही है। पंजाब असेंबली में TLP का एक रुकन भी है, लिहाजा TLP पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने या उसे तहलील करने के हवाले से आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट की शिक 212 पर अमल करना होगा, वरना सिर्फ इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी जमात की हैसियत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हवाले से माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी तंजीम पर पाबंदी लगाना आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या उसे तहलील करने से मुख्तलिफ है। TLP इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सिर्फ इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलदम करार दे देना कानूनी और स्ट्रेटजिकली दोनों एतबार से एक मसला है। रीमा उमर के मुताबिक इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट वफाकी हुकूमत को यह अख्तियार देता है कि वो ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगा सकती है जो दहशतगर्दी में मुलविस हों, और ये कार्रवाई एक तरफा तौर पर यानी मुतल्लिका तंजीम को सुने या इतला दिए बगैर की जा सकती है, और पाबंदी के बाद मुतल्लिका तंजीम 30 दिन के अंदर हुकूमत के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दे सकती है, जिसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर सकती है। कलअदम तंजीम के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदामात में उसके दफातर को सील करना, लिटरेचर को जब्त करना और अवामी तशहीर जैसे कि तकारीर या बयानात पर पाबंदी शामिल है। ताहम इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन पाबंदियों में कलअदम तंजीम के मुंतखब नुमाइंदों को डी-सीट करना या उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकना शामिल नहीं है। रीमा उमर के मुताबिक किसी सियासी जमात को तहलील करने का तरीकाकार इलेक्शन एक्ट और आइन के आर्टिकल 17 में दर्ज है, जिसके तहत हुकूमत को पहले यह डिक्लेरेशन जारी करना होता है कि मुतल्लिका सियासी जमात इस तरीके से काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ है या वो दहशतगर्दी में मुलविस है। ऐसा डिक्लेरेशन जारी करने के बाद हुकूमत को 15 दिन के अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका जमात का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुकूमत के डिक्लेरेशन को बरकरार रखती है तो वो सियासी जमात तहलील हो जाती है और उसके अरकान असेंबली नाअहल हो जाते हैं और वो जमात दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। रीमा उमर ने मज़ीद लिखा है कि हुकूमत ये समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है, इसलिए हुकूमत के लिए ऐसा डिक्लेरेशन जारी करना और सुप्रीम कोर्ट में उसका दिफा करना आसान होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत यह रास्ता इख्तियार करेगी और सिर्फ इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के कानूनी तौर पर मशकूक और बेदिली से लिए गए इकदाम पर इक्तफा नहीं करेगी। TLP पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने का यह कानूनी और आइनी रास्ता है। हुकूमत इस हवाले से मुशावरत कर रही है, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया और आज हुकूमती मौक़िफ़ में कन्फ्यूजन भी देखने में आई। अहम बात यह है कि जब अप्रैल 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से TLP पर पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त भी TLP को इलेक्शन कमीशन से तहलील करवाने और मुकम्मल तौर पर बैन करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर फिर अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया बल्कि 6 महीने इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई पाबंदी भी हटा ली गई थी। देखिए 2021 में इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी लगाने के अगले ही दिन इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि TLP पर पाबंदी लगा दी है, अब उसे तहलील करने की तरफ जा रहे हैं। जो कानून हाथ में लेगा कानून उसे हाथ में लेगा। अब हम डिसोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। कल हम इस TLP को डिसोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। दूसरी जानिब पंजाब में TLP के खिलाफ कार्रवाई जारी है, मगर सबसे अहम सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल सका है और वो ये कि TLP के अमीर साद रिजवी कहाँ हैं। वो 12 और 13 अक्टूबर की रात को मुरीदके में होने वाली पुलिस कार्रवाई के बाद से लापता है। हालांकि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ये दावा कर रही है कि साद रिजवी अपने भाई अनस रिजवी के साथ भाग गए थे। बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या साद रिजवी और उनके भाई पहले से ही पुलिस या किसी और इदारे की तहवील में तो नहीं है। आज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस हवाले से जवाब देते हुए कहा कि वो ना हमारी कस्टडी में है और ना ही किसी इंटेलिजेंस इदारे की कस्टडी में है। गिरफ्तार हैं, अगर गिरफ्तार नहीं है तो कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? तो क्या ये तो नहीं होगा कि जैसे उनको भी साथी छुड़ाने के लिए आ जाएंगे, जैसे है ना वाक़यात होते हैं कि साथी। जहाँ तक ताल्लुक है साथियों के छुड़ाने का, तो उनको साथी ही छुड़ा के ले गए थे।
और वहाँ से जाने की वीडियोस भी मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके हमारे कस्टडी या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी कस्टडी होने का, नहीं, वी वांट देम, और कानून को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून के आगे पेश करेंगे तो लाजिमात उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। आईजी पंजाब ने टीएलपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की तफसीलात भी बताई। हमारे पास 80+ ATA के 30+ नॉन ATA के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लाशिन को वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई, और इसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहाँ तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई नहीं है, उन थानों पर, शादरा थाने पर मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पे और बाकी चीज़ों में डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है, और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नज़दीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। पंजाब में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर रियासत हुकूमत दावे कर रही है क्रैकडाउन के, आप जो इस वक्त विटनेस कर रहे हैं आपने माजी में भी देखा है, क्या वाकई इस दफ़ा डिफरेंट है, संजीदगी ज़्यादा है, क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? इस वक्त संजीदगी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। इस वक्त जो हमारे नज़दीक जो आईजी साहब ने बताया 750, लेकिन तकरीबन 950 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। उसकी अदालतों में भी हैं, कुछ के रिमांड ले लिए गए हैं, और ऐसे 3000 लोगों की फहरिस्त मुरतब की गई जो उन्हें मतलूब हैं। तो बस इतनी पैमाने पर कभी भी पहले 4-4 या 5-5 हज़ार लोगों की लिस्ट नहीं बनी, ये इस बार ऐसा हुआ कि इनकी लिस्ट बनी है। और जितनी क्रैकडाउन जारी है उसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो उनके उसमें आए, CCTV कैमरों में आए या दूसरे प्राइवेट कैमरेज में आए, या जिनको जियो फेंसिंग के ज़रिए देखा गया, और उनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो इनके किसी मदरसे में पढ़ते हैं या किसी जगह उनके जो दफातर हैं उनमें काम करते हैं। तो इस वक्त बड़ी संजीदगी से जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो एक्शन ले रही है। दूसरी बात जो आपने भी की थी कि जिस तरह पे पाबंदी लगाई गई, ये 2021 में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब भी जो ज़रा लगता है कि कुछ ज़रा तेज़ी दिखाई गई, इसमें अगर आराम से आते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अभी भी जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी ऐसे लग रही है कि जो मजहबी जमात है, मजहबी जमात की आड़ में जो इन्होंने हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, फायरिंग की, लोगों से चीज़ें छीनी, बसें छीन के ले गए, तो वो अभी इन्होंने जो पाबंदी लगी है वो मजहबी उसमें आई है। तो इसी लिहाज से जो है अभी मदरसों की जो जियो टैगिंग की गई है हुकूमत उसी तरफ देख रही है। और जो मसाजिद हैं, तकरीबन 130 ऐसी मसाजिद हैं इनकी जिनका इंतज़ाम महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम दिया जा रहा है। और इसी तरह मदरसों को भी चेकिंग की जा रही है कि जो ये लोग वहाँ थे ये किस तरह उनको ट्रेन किया जाता है, किस तरह उनको हंगामे के लिए उकसाया जाता है। तो इस तरफ हुकूमत जो है वो खासी इस वक्त संजीदगी से इस तरफ है, और इसीलिए मज़ीद वो जो कानून है उसके मुताबिक चल रहे हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात है उनके तहत मुकदमे हुए, उनके तहत उन्हें पकड़ा जा रहा है, और बहुत सी चीज़ें भी इसमें हैं। इतला है कि साद रिजवी उनके भाई कहाँ हैं। तो हम जो हमारा तासुर है, जो हम पहले भी देखते रहे हैं कि जब पुलिस ये कहती है, गवर्नमेंट, जिस तरह अज़मा बुखारी ने भी कहा कि हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं और हम उनके बहुत करीब हैं, हमने सारा मॉनिटर किया, सारे ट्रैक देखा है, तो तासुर हमेशा ऐसे ही जाता है कि ये किसी न किसी के पास होते हैं और ये मुलजिम पकड़े जाते हैं। जब ये हुकूमत कहती है ना हम पहुंच गए हैं, करीब है, तो ये तासुर जाता है। लेकिन इस वक्त पुलिस हो या कोई एजेंसी हो, ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि साद रिजवी और अंस रिजवी जो हैं वो किसी के पास हैं या पुलिस के पास हैं। बहुत शुक्रिया सबके, उसको आपने सुनी। आज दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।